स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सेंटर कॉमर्स में। दोस्तों, इस क्लास के अंदर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर लेखांकन की कुछ मूलभूत शब्दावली है, कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेखांकन के आधारभूत शब्द। लेखांकन की आधारभूत शब्दावली। लेखांकन की आधारभूत शब्दावली, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, लेखांकन करते समय जिन महत्वपूर्ण शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उन शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने जो शब्द आता है वह है क्रय। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय अगर वह विक्रय कर रहा है, अगर कोई भी बिजनेस अगर सेल कर रहा है, तो उसके बाद पास माल की प्राप्ति के दो स्रोत होते हैं। पहला माल तो क्या, वह माल खरीद ले या खुद उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग करे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय विक्रय करना चाह रहा है, क्रय और विक्रय के व्यवसाय में कोई व्यक्ति संलिप्त है, तो वह अगर उसे विक्रय करने के लिए जो माल चाहिए उसके दो स्रोत हैं। पहला, या तो वह माल खरीद सकता है, दूसरा उत्पादन कर सकता है। तो अगर व्यवसाय बेचने के उद्देश्य से कोई माल खरीदता है, वह भी क्रय कहलाता है। अगर उत्पादन करने के लिए उसे कच्चे माल की आवश्यकता होगी, यह भी क्या कहलाता है, क्रय। तो क्या हुई, बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया कोई भी माल, किसी व्यापार में बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया माल। जैसे उत्पादन के लिए मान लीजिए हम फर्नीचर बना रहे हैं, तो फर्नीचर बनाने के लिए हमारे लिए जो प्लाई बोर्ड है वो एक रॉ मटेरियल है, तो हम फर्नीचर बना के बेच रहे हैं, तो जो प्लाई बोर्ड है वो भी हमारा परचेज का ही हिस्सा होगा। उत्पादन में जो कच्चा माल सामान काम में लिया जाएगा, वह कच्चा माल किसका हिस्सा होगा, क्रय का हिस्सा होगा। ठीक है, चाहे व्यवसाय उत्पादन करे या व्यवसाय खरीद के बेचे, दोनों ही केसों में क्या होगा आपको, अगर आप कच्चा माल खरीदते हैं तो भी क्रय कहलाएगा, अगर आप डायरेक्ट माल खरीदते हैं तो भी क्रय कहलाएगा। एक छोटी सी बात और, तो एक छोटी सी बात और ही है, अगर आप कोई स्थायी संपत्ति, अगर आप कोई स्थायी संपत्ति को खरीदते हैं, अगर आप कोई फिक्स सेट्स को परचेज करते हैं, तो वह आपका क्रय नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने फर्नीचर के व्यवसाय का एग्जांपल दिया। फर्नीचर के व्यवसाय करने वाला एक व्यक्ति मान लीजिए एक मशीन खरीद के लेके आता है, आरा मशीन खरीद के लेके आता है और प्लांट लगाता है, तो वो आरा मशीन उसके लिए क्या है, स्थायी संपत्ति है। तो आरा मशीन को वो बेचने के लिए नहीं लेके आया ना, आरा मशीन को तो प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए लेके आया है, तो वह आरा मशीन क्रय का हिस्सा नहीं होगी। क्रय का हिस्से सिर्फ वही चीज़ें होंगी जिनको बेचने के उद्देश्य से हम खरीदते हैं। ठीक है, दूसरी बात, तो क्रय की परिभाषा क्या हुई कि विक्रय करने के उद्देश्य से खरीदा गया माल क्या कहलाता है, क्रय कहलाता है। सीधी सी इतनी सी परिभाषा है। अगर हम क्रय से कोई भुगतान करते हैं, क्रय के लिए जो भुगतान करते हैं उसे हम आयगत प्रवृत्ति का भुगतान कहते हैं। दूसरी बात, हम दूसरा बिंदु पढ़ते हैं, विक्रय। यानी सेल्स। अगर कोई व्यवसाय
क्रय किए गए या उत्पादन किए गए माल को बेचता है। क्रय किए गए या उत्पादन किए गए माल को अगर बेचता है तो वह क्या कहलाएगा? विक्रय यानी सेल्स। जिस तरह से स्थायी संपत्ति को खरीदना क्रय नहीं था, उसी तरह से मान लीजिए हम स्थायी संपत्ति को बेचते हैं। किसी परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति नहीं है स्थायी संपत्ति को बेचना। मैंने वही एग्जांपल लिया आरा मशीन का। मान लीजिए हमने लकड़ी के व्यवसाय में आरा मशीन खरीदी, हमने 10 साल काम में ले ली, अब उसको स्क्रैप में कुछ ना कुछ उसका, चलो कोई भी वैल्यू नहीं बची, कबाड़ी वाला तो कुछ देगा, तो उसका कोई बेचने से अगर कोई धनराशि हमें प्राप्त होती है तो हम उसको विक्रय नहीं मानेंगे। विक्रय, स्थायी संपत्तियों को बेचने से जो राशि प्राप्त होती है वह विक्रय नहीं होती। विक्रय सिर्फ और सिर्फ विक्रय के उद्देश्य से खरीदी गई चीज़ों को बेचने से होती है। जैसे क्रय किया है आपने, चाहे उत्पादन किया है, इन दोनों चीज़ों को आप बेचेंगे, वह क्या कहलाएगा? विक्रय कहलाएगा। एक चीज़ और, अब विक्रय से जो प्राप्ति होती है उसे हम आयगत प्राप्ति कहते हैं। आयगत और पूंजीगत ये दो शब्द हैं, इनको हम बाद में, इसी कक्षा में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, विक्रय भी क्लियर है। अब बात करते हैं क्रय वापसी और विक्रय वापसी। क्रय वापसी क्या होती है और विक्रय वापसी क्या होती है? परचेज रिटर्न। क्रय वापसी से तात्पर्य है कि हमने कोई विक्रय करने के उद्देश्य से सामान खरीद लिया। अब वो सामान जो हमने मानक तय किए थे, जो हमारे मानकों के अनुसार नहीं है, हमने विक्रय के उद्देश्य से कोई गुड्स खरीद लिए, कोई माल खरीद लिया, और वह माल अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, वह माल अपने मानकों पर नहीं है, या फिर कोई लेट डिलीवरी हुई, या अनुबंध की शर्तों के अधीन कोई भी कारण जिससे माल विक्रेता को दोबारा भेज दिया जाता है। क्रय किया गया माल विक्रेता को दोबारा भेज दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्रय वापसी। इसके विपरीत में हम पढ़ते हैं विक्रय वापसी। विक्रय वापसी क्या होती है? मान लीजिए हमारी कंपनी ने किसी को कोई सामान बेचा है, सेल्स रिटर्न। मान लीजिए हमारे व्यवसाय ने किसी को कोई सामान बेचा है और वह सामान अनुबंध की शर्तों के तहत अगर हमारे पास वापस आ जाता है, जिस व्यक्ति ने हमसे क्रय किया था, जो क्रेता था, वो अपने को ये गुड्स जो हमने सेल किया था इसको वापस भेज देता है, इसे क्या बोलते हैं? विक्रय वापसी। अनुबंध में मान लीजिए कोई भी मानक हो सकते हैं, अनुबंध की कोई भी शर्तें हो सकती हैं। जैसे अगर माल आपको 30 दिन लेट पहुंचेगा तो आप वापसी कर सकते हो। मान लीजिए माल ऐसी परिस्थिति होगी, जो विशेषता अनुबंध में वर्णित थी, जो विशेषताएं अनुबंध में बताई गई थी उनके अनुसार नहीं हो तो माल को वापस किया गया हो। यह थी 4 बातें, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, क्रय और विक्रय। इसके बाद में हम जो अगला बिंदु वो पढ़ते हैं वह है पूंजी। सॉरी, पूंजी यानी कैपिटल। किसी व्यवसाय में वह धनराशि जिससे व्यापार प्रारंभ किया जाता है, वह धनराशि
जिससे व्यापार प्रारंभ किया है। जैसे हम ए है, कोई व्यक्ति ए ये व्यापार स्टार्ट करना चाहता है, कोई वाई लिमिटेड, वाई एसोसिएट नाम से कोई व्यापार स्टार्ट कर रहा है। तो एक बात बताओ, हमने इससे पहले अवधारणा पढ़ी थी व्यवसाय की, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। पृथक अस्तित्व की अवधारणा क्या कहती है? पृथक अस्तित्व की अवधारणा ये कहती है कि व्यवसाय और व्यवसायी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग। जैसे एन ने 10 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, 10 लाख रुपए लगाए, तो ये 10 लाख रुपए व्यापार के लिए क्या हो गई? पूंजी। ये 10 लाख रुपए व्यापार के लिए क्या हो गई? पूंजी हो गई। ठीक है। अब ए व्यापार से 10 लाख रुपए मांगता है, क्योंकि इसने व्यापार में 10 लाख रुपए लगाए हैं और व्यापार को ए को 10 लाख रुपए देने हैं। व्यापार की ये क्या है? देयता, यानी लायबिलिटी हो गई 10 लाख रुपए की। तो ये क्या पूंजी क्या हुई? वह धनराशि जिसका प्रयोग करके हम व्यापार प्रारंभ करते हैं उसे पूंजी कहते हैं। ठीक है। पूंजी व्यवसाय की आंतरिक दायित्व में आता है। ठीक है, जो हम दायित्वों के प्रकार में हम पढ़ेंगे, आंतरिक दायित्व, बाह्य दायित्व, यह थी पूंजी। इसी के साथ एक बिंदु और पढ़ लेते हैं हम, आहरण। वह भी पृथक अस्तित्व की अवधारणा पर आधारित है। शायद 6 नंबर है। आहरण से क्या तात्पर्य है? जैसे पृथक अस्तित्व की अवधारणा क्या कहती है? व्यवसाय और व्यवसायी दोनों अलग अलग पर्सन हैं, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो मान लीजिए हमारा कपड़े का व्यापार है। अब व्यवसाय को कपड़े की आवश्यकता पड़ी, तो इसने क्या किया? व्यवसाय से कपड़े निकाल लिए बिना पैसे दिए। ठीक है। या कभी उसको कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो व्यवसाय से कुछ पैसे निकाल लिए। तो अगर व्यवसाय से कोई व्यवसायी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई पूंजी या कोई माल निकालता है, उसे क्या कहते हैं? आहरण। क्या बात हुई? व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली गई पूंजी या माल। व्यवसाय अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अगर कोई पूंजी निकाल लेता है, व्यवसायी को मान लीजिए कभी आवश्यकता पड़ी पूंजी की, तो उसने पूंजी निकाल ली। कभी आवश्यकता पड़ी, कपड़े का व्यापार है, कपड़े की, तो उसने व्यवसाय से अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कुछ चीज़ें निकाली हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में जो हमारा अगला बिंदु है पढ़ने के लिए, वह है संपत्तियां। संपत्ति क्या होती है? संपत्तियां और दायित्व समझने से पहले हमें एक इक्वेशन समझते हैं। हमने पूंजी समझ ली है, तो एक इक्वेशन होती है पूंजी, संपत्तियों और दायित्व के संदर्भ में। पूंजी प्लस बाहरी दायित्व
बराबर संपत्तियां। तो यह व्यवसाय बैलेंस शीट का दायित्व पक्ष होता है और यह असेट्स पक्ष होता है, यानी संपत्ति पक्ष होता है। ठीक है, पूंजी हम पढ़ चुके हैं, अब दायित्व पढ़ेंगे, सॉरी संपत्तियां पढ़ेंगे और फिर दायित्व पढ़ेंगे। तो अब पढ़ते हैं संपत्तियां। नंबर अब मैं पता याद नहीं है मेरे को। देखिए संपत्तियां क्या होती हैं। संपत्तियां वे चीज़ें होती हैं जो व्यवसाय को चलाने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। व्यवसाय को चलाने के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। और क्या यह व्यवसाय द्वारा धारित होती है। इनका मालिक कौन होता है? इन पर व्यवसाय का मालिकाना हक होता है। मतलब अगर किसी व्यवसाय के पास बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग उस व्यवसाय के नाम से ही होगी। ठीक है, और तीसरी मुख्य बात, इन्हें हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। अनुमान लगा सकते हैं हाँ कि इतने रुपए की बिल्डिंग होगी, या फिर हमने व्यवसाय के लिए किसी बिल्डिंग का निर्माण करवाया है तो हम उसका लेखा करके हम यह पता लगा सकते हैं कि बिल्डिंग की लागत कितनी आई होगी। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे संपत्तियां हैं, हम इन संपत्तियों के प्रकार पढ़ते हैं। तो संपत्ति में क्या क्या आई? यह व्यवसाय को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। इन पर व्यवसाय का मालिकाना हक होना चाहिए और इन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। संपत्तियों के एग्जाम्पल और बता देता हूं मैं, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, स्टॉक है, डेटर्स है, देनदार। इस तरह से बहुत सारे होते हैं। कुछ गुडविल है। ये सब चीज़ें क्या हैं? संपत्ति हैं। अब हम पढ़ते हैं संपत्तियों के प्रकार। देखिए संपत्तियां यहाँ पर बात करें तो हम संपत्तियों को दो भागों में बांटते हैं, स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां। लेकिन इनके अलावा एक संपत्तियां और होती हैं, काल्पनिक संपत्तियां। उनको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम साथ साथ स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां को पढ़ते हैं। स्थायी संपत्तियां और चालू संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां वे होती हैं जो व्यवसाय में लंबे समय तक के लिए रखी जाती है। व्यवसाय में लंबे समय तक के लिए रखी जाती है। जैसे कोई भवन हो गया,
बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, कोई मशीन हो गई, कोई मोटर हो गई, जिनका उपयोग व्यवसाय के लिए 1 साल से अधिक अवधि के लिए रहेगा। और यह एक चीज़ और, यह पुनः विक्रय के लिए अवेलेबल नहीं होती। मान लीजिए अगर स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी, अगर उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा, तब तो हम उसको बेच देते हैं कुछ वसूली योग्य मूल्य में, लेकिन इनको हम विक्रय के उद्देश्य से हम नहीं खरीदते हैं। यह व्यवसाय में लंबे समय तक रखी जाती हैं। भवन, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर, गुडविल भी लग सकती, यह पुनः विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं होती। इनका जीवन काल 1 साल से हमेशा ही ज़्यादा होगा। यह तो थी हमारी स्थायी संपत्तियां। अब स्थायी संपत्तियों के हमने 2 प्रकार हैं। स्थायी संपत्तियों के यहाँ पे 2 प्रकार हैं। दृश्य संपत्ति, टेंजिबल असेट्स, अदृश्य संपत्ति। दृश्य स्थायी संपत्तियां वे स्थायी संपत्तियां होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल लिखे, सभी दृश्य स्थायी संपत्तियों के लिखे हैं। अगर ऐसी स्थायी संपत्तियां जिनको हम देख सकते हैं अपनी आँखों से, उनको हम छू सकते हैं और हम उनका क्या कर सकते हैं, जो फिजिकली वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए भवन और मशीन, अब अदृश्य संपत्तियां कौन सी होती हैं? अदृश्य संपत्तियां वह होती हैं जिन्हें हम ना तो छू सकते ना हम देख सकते। जैसे ख्याति, कॉपीराइट, अब आगे बात समझते हैं। जो दृश्य संपत्तियां होती हैं, जैसे मान लीजिए हमने आज कोई संपत्ति खरीदी है, मिटा देंगे, 10 लाख रुपए की, और हमें पता है यह संपत्ति हमें 10 साल काम में आएगी। तो 10 साल तक हम इस संपत्ति पर डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे, मूल्यह्रास किसे कहते हैं? किसी संपत्तियों के स्थायी दृश्य संपत्तियों के लगातार प्रयोग करने के कारण उनके मूल्य में जो भी कमी आती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। तो इनका 10 साल तक हम उन पर डेप्रिसिएशन लगाते रहेंगे, मूल्यह्रास लगाते रहेंगे। सीधी सी बात समझिए, अगर हमने मशीन खरीदी, इस साल हमने 10 लाख रुपए की कोई मशीन खरीदी, अब उसका प्रयोग सिर्फ इसी साल थोड़ी है, तो सिर्फ उसे इसी साल का खर्चा थोड़ी दिखाया जा सकता है। इसलिए हर साल का खर्चा दिखाने के लिए इस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो जो दृश्य संपत्तियां होती हैं इन पे तो लगता है डेप्रिसिएशन, और जो अदृश्य संपत्तियां हैं जैसे कॉपीराइट है, हमने कॉपीराइट प्राप्त कर लिया कि कोई प्रोडक्ट है जिसके संबंध में यह प्रोडक्ट सिर्फ हम ही बनाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो एक बात बताओ, अब उस कॉपीराइट के लिए हमने कुछ भुगतान किया है, तो जितने सालों के लिए हमने वो कॉपीराइट दिया है उतने साल तक उस अधिकार पत्र का प्रयोग करेंगे हम। तो उसको सिर्फ 1 साल का खर्चा तो नहीं मान सकते ना, उस कॉपीराइट में जो अभी हमने लाइसेंस प्राप्त करने या कॉपीराइट को प्राप्त करने के लिए जो भुगतान किया है, तो इसको हम राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, हर साल थोड़ा थोड़ा लाभ हानि खाते से हम इसको क्या करते हैं, राइट ऑफ। यह थी हमारी दृश्य संपत्तियां और अदृश्य संपत्तियां। अब एक वो चालू संपत्तियां हो रह गई। चालू संपत्तियां,
चालू संपत्तियों को चक्रीय संपत्तियां, फ्लोटिंग संपत्ति भी कहते हैं। इनको चक्रीय संपत्ति भी कहा जाता है और फ्लोटिंग संपत्ति भी कहा जाता है। सॉरी। अब चालू संपत्तियां वे संपत्तियां होती हैं जिनको 1 वर्ष के अंदर अंदर हम नगद में परिवर्तन कर सकते हैं। एक वर्ष में नगद में परिवर्तन। चालू संपत्तियां आयगत प्रवृत्ति की होती हैं और जो स्थायी संपत्तियां हैं ये पूंजीगत प्रवृत्ति की होती हैं। ठीक है। 1 वर्ष में जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक हो गया, कोई डेटर्स हो गए, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, 1 साल में हम परिवर्तन कर सकते, कैश में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे इनको चक्रीय संपत्तियां भी कहा जाता है और फ्लोटिंग असेट्स भी कहा जाता है। ठीक है। और इनका एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे स्टॉक, डेटर्स, डीबीटी, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। ठीक है। यह होती हैं चालू संपत्तियां। अब बात करते हैं, हमने संपत्तियों में एक बिंदु और रह गया हमारा, काल्पनिक संपत्तियां, फिक्टिशियस असेट्स। आज डस्टर पैर के नीचे आके टूट गया है, इसलिए अच्छे से काम नहीं कर रहा। अगला जो संपत्ति है, एक संपत्ति और रह जाती है अपनी, काल्पनिक संपत्तियां। काल्पनिक संपत्तियां क्या होती हैं? एक तरह से ये हमारे भूतकाल के खर्चे होते हैं। हमारे जो भूतकाल से संबंधित खर्चे हैं, भूतकाल के खर्चे हैं जिनका हमें भविष्य में लाभ मिलता रहेगा। जिनका लाभ हमें भविष्य में मिलता रहेगा। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हमने भूतकाल में कोई एडवर्टाइजमेंट किया है, उस पे 50,000 रुपये लगाए हैं, 1 लाख रुपए लगाए हैं, हमने कोई होर्डिंग्स लगवाए हैं बड़े बड़े बाहर रोड। अब उनका लाभ हमें 2-3 साल तक मिलता रहेगा। तो भूतकाल में किया गया कोई भी खर्चा जिनका लाभ हमें आने वाले शब्दों में मिलेगा, जैसे डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मान लो, एक डिबेंचर मान लो, कोई अंडर राइटिंग कमीशन हो गया। जब हम जो आधुनिक जो हमारा अभी शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 के हिसाब से जो बैलेंस शीट बनाने का, उसमें जो काल्पनिक यानी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इनको रिजर्व एंड सरप्लस में से घटा के दिखाते हैं। ठीक है। यह थी हमारी संपत्तियाँ। इसको फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं अंग्रेजी में। इसके 2-3 नाम और हैं। फिक्टिशियस एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, मिसलिनियस एक्सपेंसेज, डेवलपमेंट एक्सपेंसेज भी आते हैं इसमें एक। ठीक है ना। प्रमोशनल एक्सपेंसेज भी बोलते हैं। और मान लीजिए कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने से संबंधित कोई खर्चे होते हैं, वो इसमें आते हैं। तो ये हो गई हमारी संपत्तियाँ। आगे हम पढ़ते हैं देयताएं, दायित्व है।
लायबिलिटी का मतलब होता है जिनको हमें पैसे देने हैं, जिनको हमें, यानी हमें का यहाँ पर मतलब है व्यवसाय को, जिनको व्यवसाय को क्या देने हैं, पैसे देने हैं, वह क्या है, दायित्व यानी लायबिलिटी। जो व्यक्ति हमसे पैसे मांग रहा है वह हमारा क्या है, दायित्व है। ठीक है, तो यहाँ पर दायित्व को हम दो भागों में बांट रहे हैं। सबसे पहले है बाहरी दायित्व और दूसरे हैं आंतरिक दायित्व। बाहरी दायित्व वे दायित्व होते हैं जो व्यवसाय के बाहर स्थित होते हैं, जो व्यवसाय के एक्सटर्नल लायबिलिटीज और इंटरनल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो व्यवसाय के बाहर के पक्षकार हैं, जो व्यवसाय के बाहर के पक्षकार हैं। अगर वो व्यवसाय को कुछ पैसा मांगते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सप्लायर है जिससे हम सामान खरीदते हैं, वो व्यवसाय के बाहर का पक्षकार है, अगर वो हमसे पैसा मांगेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, क्रेडिटर। हमने किसी से लोन लिया है, वह व्यवसाय के बाहर का पक्षकार है, तो लोन हो गया, डिबेंचर हो गए। ठीक है, बिल्स पेबल हो गए। जो व्यक्ति व्यवसाय का बाहर का पक्षकार है, यानी व्यवसाय में उसका कोई हित नहीं है, वह व्यवसाय के बाहरी व्यक्ति अगर कोई व्यवसाय को पैसा मांगता है तो वह क्या कहलाता है, बाहरी यानी एक्सटर्नल दायित्व। अब बात करते हैं हम आंतरिक दायित्व। आंतरिक दायित्व कौन होते हैं, जो बात करें टेक्निकली रूप से जो व्यवसाय के मालिक होते हैं ना, वह व्यक्ति आंतरिक दायित्व के अंतर्गत आते हैं। मैंने बताया ए ने कंपनी खोली एक्स वाई एंटरप्राइजेज, 10 लाख रुपए व्यवसाय में लगाए, तो एक्स वाई एंटरप्राइजेज के लिए तो ए लायबिलिटी है, तो एक्स वाई एंटरप्राइजेज के लिए ए आंतरिक दायित्व है, क्योंकि यह व्यवसाय के अंदर का भाग है, ये जो प्रबंधन में हिस्सा लेता है ये। तो आंतरिक दायित्व में वो आते हैं जो व्यवसाय के अंदर के पक्षकार हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पार्टिसिपेटिंग टाइप के। और अगर कोई जो पार्टनरशिप फर्म है या फिर कोई एकल व्यवसाय है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई एकल व्यवसाय है, तो उस परिस्थिति में पार्टनर्स कैपिटल या कैपिटल यानी पूंजी, वो किसका, आंतरिक दायित्व का हिस्सा है। एक आधार तो हमारा बांटने का ये था। अब दूसरा आधार हमारा बांटने का क्या है, दीर्घकालीन दायित्व और अल्पकालीन दायित्व। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज। दीर्घकालीन दायित्व और अल्पकालीन दायित्व। दीर्घकालीन दायित्व वे होते हैं जिनका भुगतान हमें काफी वर्षों के बाद में करना है, जिनका भुगतान हमें लंबे समय के बाद में करना है। सामान्यतः दीर्घकालीन दायित्व के बदले में हम लाभांश या ब्याज का भुगतान करते हैं। दीर्घकाल मतलब एक तरह से ये पूंजी होती है, जो भी व्यवसाय में जो पूंजी है वह क्या होती है, दीर्घकालीन दायित्व। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर हमारा कोई डिबेंचर है,
कोई लॉन्ग टर्म लोन है, जिनका भुगतान व्यवसाय को काफी लंबे समय के बाद में करना है, वह क्या कहलाते हैं दीर्घकालीन दायित्व है। अब बात करते हैं हम अल्पकालीन दायित्व की। अल्पकालीन दायित्व वे दायित्व होते हैं जिनका भुगतान हमें 1 वर्ष के अंदर अंदर करना होता है। जिन दायित्वों का भुगतान हमें 1 वर्ष के अंदर अंदर करना हो, जैसे क्रेडिटर्स, बात करें जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी की सैलरी बकाया है, किसी का कोई खर्चा बकाया है, ठीक है, कोई शॉर्ट टर्म लोन हो गया, तो ये थे दीर्घकालीन और अल्पकालीन दायित्व है। अब आगे हम पढ़ते हैं, दायित्व पक्ष में 2 चीजें और होती हैं, रिजर्व एंड प्रोविजन। क्या तो रिजर्व होते हैं और क्या प्रोविजन होते हैं। संचय और प्रावधान। संचय और प्रावधान क्या क्या होते हैं। संचय से तात्पर्य उन चीजों से है कि लाभ का वह हिस्सा, क्या लाभ का वह हिस्सा जिसको हम क्या करते हैं, भविष्य के खर्चों के लिए सुरक्षित रख देते हैं। ठीक है, इसमें यह स्पेसिफाइड नहीं किया गया कि वही खर्चे उसी के लिए प्रयोग। अगर भविष्य में कोई इमरजेंसी में आपातकालीन कोई खर्चा आ गया, उसके लिए क्या कर लेते हैं, हमें सुरक्षित रख देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रावधान की। प्रावधान भी क्या है, लाभ का हिस्सा है, लेकिन इसको किसके लिए निकालते हैं, इसको एक कोई निर्धारित खर्चा होता है, निर्धारित पूर्व अनुमानित विशेष खर्चा। जैसे आपको पता है कि अगले साल हमें कर का भुगतान करना है, कर का भुगतान लगभग अपने को 1 लाख रुपए करना होगा, तो इसी साल हम 1 लाख रुपए बचा के रखें। तो मतलब प्रावधान में वो चीज़ें आती है जो पहले से स्पेसिफाइड हैं कि इनका प्रयोग सिर्फ उसी के लिए किया जाएगा। और रिजर्व क्या होते हैं, वो हम पैसे अलग में रख लेते हैं, अगर कोई भी इमरजेंसी में खर्चा हो गया तो उसका प्रयोग उसके लिए कर लेंगे। जैसे हमने अनुमान लगाया कि हम लोगों के 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, लेकिन मान लीजिए लोगों ने 2 लाख रुपए डूब गए, इस चीज़ का हमने अनुमान लगाया कि हमारे 2 लाख रुपए डूब जाएंगे, तो हम पहले से ही 2 लाख रुपए का खर्चा दिखा के तैयार रखो, ताकि हमें 2 लाख रुपए का नुकसान एक साथ न वहन करना पड़े। तो यह थे संचय और प्रावधान, दोनों बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में आते हैं। आगे बात करते हैं हम आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय, और आयगत प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। देखिए 2 शब्द हैं, आयगत और पूंजीगत। पहले तो इनका मतलब समझते हैं, फिर सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आयगत क्या है और पूंजीगत क्या है। ऐसी प्राप्ति या कोई खर्चा जो 1 वर्ष की अवधि में हो जाए, ऐसी प्राप्ति या व्यय जो 1 वर्ष की अवधि से संबंधित हो, वह होता है आयगत।
ऐसी प्राप्तियां वे जो 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए हैं वह क्या होता है, पूंजीगत। सामान्यतः यही बात है। अब बात करते हैं हम आयगत व्यय की। और इधर हम लिख देते हैं पूंजीगत। आयगत व्यय क्या है, ये आयगत व्यय नित्य होते हैं, व्यवसाय को चलाने से संबंधित खर्चे होते हैं। व्यवसाय को चलाने के खर्चे ये नियमित रूप से होते रहते हैं। जैसे कोई रेंट का भुगतान किया, स्टाफ को सैलरी दी, हमने कोई चीज़ परचेज किया तो उसके लिए हमने भुगतान किया, या फिर बात करें हमने वेजेज का भुगतान किया। ये चीज़ें क्या है, आयगत प्रवृत्ति की हैं। अब पूंजीगत व्यय कौन से व्यय होते हैं, ये बड़ी रकम होती है, बड़ी रकम में किए जाते हैं, 1 साल से अधिक अवधि के लिए किए जाते हैं। यह व्यवसाय की संचालन क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे कोई स्थायी संपत्ति खरीद दी, कोई एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। मतलब ये 12 महीने से अधिक अवधि के लिए खर्चे हो गए। जैसे कोई स्थायी संपत्ति खरीद दी, कोई एडवर्टाइजमेंट पे हमने खर्चा कर दिया, बड़ी रकम और व्यवसाय की संचालन क्षमता बढ़ाते हैं। संचालन क्षमता कैसे, मान लीजिए पहले हमारा व्यवसाय 1 रूम में चल रहा था, अब हमने क्या किया, 1 रूम और बनवा लिया, तो अब हमारा व्यवसाय 2 रूमों में चल सकता है। व्यवसाय की संचालन क्षमता बढ़ गई। तो हमने क्या किया, ये बड़ी रकम में इन्वेस्टमेंट किया, यह तो हमने 1 रूम और बनवाया, तो वह रूम हमारे लिए क्या है, स्थायी संपत्ति है ना। तो स्थायी संपत्ति में जो व्यय किया गया वह है पूंजीगत व्यय, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, सामान को बेचना है तो परचेज तो करना ही पड़ेगा। तो अगर हमने परचेज किया कोई सामान, तो उसके जो संबंधित जो व्यय है वह क्या हो गया, आयगत व्यय। इसके अलावा हम बात, एक आस्थगित आयगत व्यय होता है, एडवर्टाइजमेंट है ना, आस्थगित आयगत व्यय में ही आता है। उसका एक कंसेप्ट समझा देते हैं आपको। आस्थगित आयगत व्यय, आस्थगित आयगत वे खर्चे कहलाते हैं जिनका भुगतान तो अभी हमने कर दिया, जो अभी हो गए, लेकिन लाभ हमें बाद में मिलेगा, ठीक है। हर साल धीरे धीरे हम थोड़े थोड़े इनको राइट ऑफ करते रहेंगे। इसके बाद में हमारे प्राप्तियों की बात करते हैं, आयगत प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति। अब जिस तरह से आयगत व्यय कौन से थे, जो व्यवसाय को चलाने से संबंधित खर्चे थे वे आयगत व्यय से, उसी प्रकार से जैसे क्रय क्या था, आयगत खर्चा था, तो विक्रय भी आयगत प्राप्ति होगी। मतलब आयगत प्राप्ति वे होती है जो व्यवसाय में नियमित रूप से होती रहती हैं। व्यवसाय में नियमित रूप से होती रहती हैं। व्यवसाय का संचालन आयगत प्राप्तियां व्यवसाय का एक तरह से उद्देश्य होती हैं, क्योंकि किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, विक्रय करना। विक्रय करेगा तभी तो लाभ कमाएगा, अगर विक्रय करेगा तभी तो आयगत प्राप्तियां होगी। तो व्यवसाय के संचालन के परिणाम स्वरूप ही हमें आयगत प्राप्तियां होती हैं।
यह हमें नियमित रूप से प्राप्त होती हैं, व्यवसाय के संचालन के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए व्यवसाय के पास कोई भवन है और उसको व्यवसाय ने किराए पे दे रखा है, अगर हम व्यवसाय को रेंट प्राप्त कर रहा है, अगर व्यवसाय मान लीजिए कोई इंटरेस्ट प्राप्त कर रहा है, ये सभी तरह की प्राप्तियां क्या हो गई, आयगत प्राप्तियां हो गई। अब पूंजीगत प्राप्तियां क्या हो गई, ये व्यवसाय के जीवन काल में कभी कभी होती हैं, व्यवसाय के जीवन काल में कभी कभी होती हैं। और ये कब होती हैं, जब हम स्थायी संपत्तियों का विक्रय करते हैं। जो स्थायी संपत्तियों के विक्रय से जो प्राप्तियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं, पूंजीगत प्राप्ति। ठीक है, यह थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ सभी को बातें समझ में आई। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।